जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 के लिए हम आपका जो रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है इसका सेट नंबर 11 बनाते हैं। चलिए हम जीके जैसे शुरू करते हैं। आपको पता है मैथ आपको अलग से हम सोल्व करते हैं। आज हम आपको ध्यान दीजिए, आज हम आपको जितने भी बीपीएससी में आपका रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया उससे हम सोल्व करेंगे। इससे पहले आपको जितने भी अभी तक बीपीएससी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया सभी को हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज आपको यानी जितने भी बीपीएससी में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया इससे हम सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी। ऑप्शन ए होगा लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, यानी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। ध्यान दीजिएगा, आपका लखनऊ अधिवेशन में आपका यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका लखनऊ अधिवेशन में ही आपका राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिले थे और उसे चंपारण आने के लिए आमंत्रण किए थे। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को भारत को उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ऑप्शन बी होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए वो फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया, यानी कितने अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे। तो आपको पता होगा एक मात्र बार यानी बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। एक मात्र बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला कौन थे। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद आपका कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद आपका कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले भी व्यक्ति है। याद रखिएगा कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले आपका अब्दुल कलाम आज़ाद ही है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दिसंबर 1885 में एओ होम ने आपका ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था और उसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो ये आपका होता है इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक होता है। इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक होता है। आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं। उसे हम पेरीज कहते हैं। पेरी कहते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। जबकि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं। पम्पास कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। और आपका दक्षिण अफ्रीका में घास के शीतोष्ण मैदान को वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। और आपका ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं। डाउन्स कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन 48 है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है। आपसे कह रहे कौन सा सही है। आप देखिए कोरबा क्या है। कोरबा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। कोरबा छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही है। फिर आपका देखिए आपका तलचर उड़ीसा ये भी सही है। आपका ए सी तो मिल गया, आपका सही है। और आपका है रामगुंडम तमिलनाडु। रामगुंडम ये आपका गलत है, तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका तेलंगाना में है। कहाँ है। ये आपका तेलंगाना में है। तो आपका यानी बी तो आपका गलत हो गया, लेकिन आपका ए और सी दोनों सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। तो डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए अब तो आपको निगेटिव ही हटा दिया है। अब आपको निगेटिव हटा दिया है तो ऐसा मत समझिए कि आपका एग्ज़ाम आसान हो गया। ठीक है, निगेटिव मार्किंग जब आपको हटा दिया तो आपको ये न लगे कि आपके लिए एग्ज़ाम आसान हो गया, आपका और अब भारी हो गया और आपका हार्ड हो गया एग्ज़ाम। हम बता दें क्यों।
क्योंकि आप देखिए अब ये होगा कि देखिए आपको जो बना तो बनाइएगा और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएगा उसमें बहुत सारे तुक्का लगा देते हैं, जो अपना तुक्का लगा देते हैं। अब देखिए किसी किसी का तुक्का होता है कि अधिक सही हो जाता है। अब मान लीजिए वो कम पढ़कर आपसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अब मान लीजिए उसको 60 क्वेश्चन बनाया और 60 क्वेश्चन में उसको 50 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आपका क्या 60 क्वेश्चन में वो तुक्का लगा दिया। अब मान लीजिए 30 क्वेश्चन इसमें इसका सही हो गया तो 80 क्वेश्चन इसका सही हो गया, ठीक। तो ऐसे होता है कि जो मान लीजिए किसी का तुक्का अधिक सही होता है तो उसका फ़ायदा हो जाता है। तो आप देखिए इसी कारण से तुक्का के कारण से आपका कट ऑफ हाई चला जाता है। कट ऑफ क्या कहता है, कट ऑफ आपका हाई चला जाता है। तो आपके एग्जाम का भी कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि आपको इसमें क्या किया है, निगेटिव मार्किंग हटा दिया है। ये गलत किया है, एक तरह से आपका देखिए गलत ही है। अब देखिए गलत किसी के लिए गलत है, किसी के लिए अच्छा है, ठीक है, उसमें हम नहीं कर सकते। लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहता तो अच्छा रहता कि आपका कट ऑफ कम जाता, ठीक है, और सही क्वेश्चन लोग बनाता। स्टूडेंट जो है वो सही जितना उसको सही हो रहा है उतना ही क्वेश्चन बनाता, वो ज़्यादा तुक्का नहीं मारते। लेकिन अब क्या जो बना जो नहीं बना उसमें तुक्का मार के आ जाएंगे। और हो सकता है कितना स्टूडेंट को अधिक सही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने तुक्का आपका अधिक सही होता है, अब उसको फ़ायदा हो जाएगा। अब मतलब किसी को सही नहीं होता उसको घाटा हो जाएगा, ऐसे होता है। इसी कारण से आपका कट ऑफ भी हाई जाते हैं। तो आपका भी कट ऑफ हाई जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, आज से क्वेश्चन को बनाइए बिना निगेटिव लेकर। पूरा अटैम्प्ट करना है आपका। 120 क्वेश्चन है, 120 में 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एग्जाम में भी आप कोशिश कीजिएगा एक भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। आपको आता है फिर भी आप बनाइए, नहीं आता है फिर भी बनाइए, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। क्योंकि आपका निगेटिव नहीं है कि आप मार देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको निगेटिव चला जाएगा। निगेटिव नहीं है इसलिए आप देखिए, और निगेटिव नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप निगेटिव नहीं है तो आप मान लो देखिए अब बी है तो बी में मार दिए, आप सोचे आगे नहीं तो सोचिए आप। ऐसा नहीं कि आपका निगेटिव नहीं है तो होता क्या है, जब निगेटिव आपका नहीं रहता ना तो आप सोचते नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन जैसे आया तो क्वेश्चन के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं, चलो बी मार देते हैं तो गलती होता क्या होगा, निगेटिव थोड़ी ना है। ऐसे करते करते आपका क्या होता है ना, बहुत कम क्वेश्चन सही हो पाता है। तो ये भी होता है, एक आपका एक घाटा ये भी है कि निगेटिव मार्किंग से आपको, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने से आपका एक चीज़ और घाटा है कि आप क्वेश्चन को सीरियस नहीं लेते हैं। आपको एक बार में जो लगा वो मार दिए, आप ज़्यादा सोचे नहीं। अब ऐसे होता था, उसी चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी चक्कर में आपका अधिक क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये भी कारण आपका है निगेटिव नहीं रहने का कारण, ठीक है। और निगेटिव रहता है तो व्यक्ति सोच के क्वेश्चन बनाता है। निगेटिव रहता है तो व्यक्ति आपका क्वेश्चन क्या करते हैं, सोच के स्टूडेंट बनाते हैं क्वेश्चन को। तो यही फर्क है निगेटिव रहने और नहीं रहने से, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि निगेटिव हट गया है तो बहुत आसान हो गया एग्जाम, ऐसा नहीं है। आपके लिए नहीं है, सबके लिए आसान है। तो सबके लिए आसान है तो भाई को नंबर तो अधिक जाएगा ही, कट ऑफ आपका अधिक जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता निगेटिव है या नहीं है। निगेटिव नहीं है तब भी ज़्यादा परेशानी हमें लगता है, निगेटिव जब नहीं रहता है तो हमें लगता है ज़्यादा परेशानी तब भी ही है, क्योंकि बहुत सारे आदमी तुक्का मार देते हैं, उसका अधिक सही हो जाता है। लेकिन जो पढ़ने वाला स्टूडेंट ज़्यादातर उसका सही नहीं हो पाता है तुक्का से, ठीक है। तो उसको जितना बना उतना बना, बाकी तुक्का भाई देखिए, तुक्का सबका सही नहीं होता, किसी किसी का लक बाई चांस सही होता है। तो ये भी डिपेंड करता है। इसीलिए देखिए आपका कट ऑफ हाई जाएगा, निगेटिव नहीं रहा तो कट ऑफ हाई जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, निगेटिव हटा दिया तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। तो आप अभी से क्या कीजिए, अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी समय है 2-3 दिन समय है, तो समय आपका जो 2-3 दिन है उसमें क्या कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। पूरा 120 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, प्रत्येक सेट में 120 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब देखिए आपको जितना बन रहा है उतना बनाइए, ठीक है। मान लीजिए आपको 80 क्वेश्चन बन रहा है, उतना सॉल्व कर लिए, ठीक। आपको 80 क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब उसके आगे जो आपका 40 क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो हो सकता है कुछ तो लगता है बी हो सकता है, मे बी लग रहा है बी होगा तो बी टिक कर दीजिए। ऐसे करके आप 40 क्वेश्चन जो बाकी आपका है उसको भी आप रंगिएगा, बबल कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। क्वेश्चन 49 है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। उत्पादक दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, हो जाएगा चावल, क्योंकि भारत में चावल की आपका उत्पादन सबसे अधिक होती है। अब देखिए चावल को उत्पादन में आपका प्रथम स्थान कौन सा है, किस राज्य का है, तो आपका पश्चिम बंगाल का है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, और आपका गेहूं उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और आपका चावल में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह को, यानी शुक्र ग्रह आपका क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे तारा भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपका शुक्र ग्रह जो है वो आपका
पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र ग्रह, और पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहते हैं किसको, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन 51 है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपका जगह ऑप्शन सी 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए थीम, देखिए ये तो दिवस हो गया आपका, दिवस तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन इसका साथ थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो है एग्जाम में आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, देखिए पहले आपका दिवस अधिक पूछे जाते थे, अब क्या है कि दिवस न पूछ करके आप इस दिवस के थीम पूछते हैं। तो आप प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट दिवस है, जैसे पर्यावरण दिवस है, जो इम्पोर्टेंट है उसका आप थीम भी याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब दिवस आपका कम पूछा जाता है और उसके थीम को पूछा जाता है, तो थीम को भी याद रखिए। अब देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 में जो मनाया है उसका थीम क्या है आपको बताते हैं। इसका थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये इसका थीम है। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, इसका ये थीम है इस साल का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है। यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेलेस्टो सौलो। क्या है, सेलेस्टो सौलो। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। 53 हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने जीता है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। भारत ने जीता है, किसको हराकर, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर। देखिए आप, भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ये कप जीता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है। क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है। आपका 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 55 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर दिनेश। किसको किया है, आर दिनेश को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि भारत में नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। आपका जगह ऑप्शन सी, HCP डिजाइंस। किसने किया है, HCP डिजाइंस ने किया है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 57 है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि एडरसन पीटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये जीता आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन आपका ए होगा, मुंबई इंडियंस ने जीता है। देखिए कि आपका WPL का पहला संस्करण था, यानी पहले साल था, और ये आपका यानी WPL का ये आपका पहला साल था, यानी पहला IPL था, जिसे किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। इससे आप याद रखिएगा। जबकि आपका IPL 2023 किस टीम ने जीता है, तो ये आपका जीता है चेन्नई सुपर किंग, CSK। IPL 2023 किसने जीता है, CSK ने जीता है, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था। ये आपका राजगृह में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में किया गया था। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान रखिए, जो आपका प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि आपके एग्जाम में अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, इसे भी आप याद रखिए। इसके अध्यक्ष आपका महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप इसके
अध्यक्ष थे, सॉरी महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, इससे आप ध्यान रखिए। और देखिए आपका द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, ध्यान रखिए द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, ये होता आपका वैशाली में। किसके शासनकाल में हुआ था, तो कलाशोक के समय में हुआ था, कलाशोक के समय में हुआ था, इससे आप ध्यान रखिए। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो सबका कामी थे, सभा कामी थे इसके अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका तीसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, यानी तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो तीसरा बौद्ध संगीत आपका हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी पटना में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके समय हुआ था, तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था, ये आपका अशोक के समय हुआ था, अशोक के समय हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा, अशोक के समय हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, तो थे मोगलापुत्र तीसस थे इसके अध्यक्ष, इससे ध्यान रखिएगा। और आपका चौथा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, ये आपका कुंडन वन आपका यानी जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुंडन वन जम्मू कश्मीर में हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 60 हाँ, चौथा बौद्ध संगीत किसके समय हुआ था, ये आपका हुआ था यानी कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, इससे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। आपको पता होना चाहिए कि जलालुद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। कब स्थापना किया था, तो 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना का किस स्रोत से ज्ञात होती है, आपका ऑप्शन सी होगा, मोहरे से, मोहरे से इसे ज्ञात होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन आपका कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन ए है सोंडर्स की हत्या 1928 में, बिल्कुल सही है। बी है कि जनरल डायर हत्याकांड 1932, ये आपका गलत है। जनरल ओ डायर की मृत्यु आपका 1927 में हुआ था, ध्यान रखिएगा कब, 1927 में हुआ था, आपका ऑप्शन बी गलत है। सी काकोरी कांड 1925 बिल्कुल सही है। इन आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ आपका हुआ था 1930 में, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 में हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, तो आपका कनाडा के, ध्यान रखिएगा, यानी प्रथम हुआ था आपका कनाडा के हैमिल्टन नगर में हुआ था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो ये भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1932 में होता पूना पैक्ट, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। कब किया था, 1829 में किया था, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। इस सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान महत्वपूर्ण था, इससे भी ध्यान रखिएगा। और आपका एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद थे, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका गणितज्ञ और खगोलविद। तो गणितज्ञ और खगोलविद आपका आर्यभट्ट और ब्राह्मीर थे, आर्यभट्ट और ब्राह्मीर थे, तो ब्राह्मीर होगा और आर्यभट्ट होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपरिक्त में से एक से अधिक, उपरिक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट और ब्राह्मीर थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। देखिए 82.5 डिग्री,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय रेखा है, जो आपका इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए आपका ये भारत के जो भारत के मानक समय रेखा है वो आपका भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य से, याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर आपका जो मानक समय रेखा है ये गुजरती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है, तो गंगा नदी का भारत में इसका उद्गम है। कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी आपका जो सतलज नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये आपका यानी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन से नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। यानी बिहार के कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। ऑप्शन बी होगा झुमरी नृत्य, यानी बिहार के जो झुमरी नृत्य है वो गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये आपका एंडीज है। कौन सा है, एंडीज है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए एंडीज का आपका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, एक एकागुआ है। ध्यान रखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी एकागुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है लिपुलेख उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। बी है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। नाथुला आपका क्या सिक्किम में है। नाथुला दरा कहाँ है, ये आपका सिक्किम में है, इसे ध्यान रखिए। आपका बी गलत है। पालघाट केरल, बिल्कुल सही है। आपका सी सही है, ए भी सही है, लेकिन आपका बी गलत है। नाथुला दरा कहाँ है, तो सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो विधान परिषद के लिए आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए, और आपका राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। ध्यान रखें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। उसी तरह से आपका लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, जबकि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, इसे भी याद रखिए। और वोटिंग करने के लिए आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष चाहिए। और आपका पंचायती राज चुनाव में यानी मुखिया में चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए। सभी को आप याद रखिए, ठीक है, सभी को आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न में से किन राज्यों में है। यानी क्वेश्चन करने का अर्थ यह है कि अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए लोकसभा में किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीट आरक्षित है। सबसे अधिक सीट आरक्षित है तो याद रखिए मध्य प्रदेश में आपका सबसे अधिक यानी एसटी के लिए लोकसभा की सीट आरक्षित है, ये आपका 6 है। मध्य प्रदेश में आपका सबसे अधिक एसटी के लिए लोकसभा सीट आरक्षित है, कितना, तो 6। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 74 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपलब्धियों का उन्मूलन, ये आपका नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा यह है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना यह भी है। आपका बी और सी तो है, लेकिन आपका ए ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब चलिए देखिए मौलिक कर्तव्य आया तो मौलिक कर्तव्य को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? तो ये आपका रूस के संविधान से लिया है, इसे भी ध्यान रखिए। और आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में है? तो भाग 4 के ए में है और आपका अनुच्छेद 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है, इससे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? देखिए, भारत में आपका 3 तरह का आपातकाल का यानी उल्लेख किया गया। 3 तरह का भारत में आपातकाल का उल्लेख है। एक आपका है अनुच्छेद 352, इसके तहत आपका क्या लगते हैं? राष्ट्रीय आपात लगते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। और दूसरा आपका है अनुच्छेद 356, इसके तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगते हैं, राष्ट्रपति शासन लगते हैं। और तीसरा आपका है अनुच्छेद 360, इसी में आपका वित्तीय आपात लगता है, यानी अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। अभी तक आपका वित्तीय आपात भारत देश में नहीं लगा है, अभी तक आपका वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्या होगा इसका आंसर? 360 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी प्रभावित हो रहा है, तो इसमें कौन सा रिट जारी करते हैं? तो परमादेश रिट जारी करते हैं। ध्यान रखें, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि आपको हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान का आत्मा कहा था, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन है, किस बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो ये आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी और इसी के अनुशंसा के आधार पर आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायित्व सरकार के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, संसदीय सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। आपका किसी भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कह रहा है, से मतलब समष्टि में जन्म उसी संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। ऑप्शन ए होगा, यानी जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन होगा 80 है। क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? गरीबी रेखा का आंकलन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी होगा, उपयोग विधि यानी व्यय विधि। क्या होगा? उपयोग विधि यानी व्यय विधि। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो भारत में गरीबी रेखा को मापन के लिए व्यय विधि का यूज करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि सिक्किम एक राज्य बना, सिक्किम एक राज्य बना कब बना? सिक्किम एक राज्य कब बना? तो याद रखिए 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक भारत का राज्य बना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 82 है। क्वेश्चन है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर सही दिया गया है? यानी किसका एक का मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर सही दिया गया है? अब देखिए ऑप्शन ए क्या है? यूएनओ लंदन, ये आपका गलत है। यूएनओ का मुख्यालय आपका कहाँ है? ये आपका न्यूयॉर्क है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आपका बी WTO, तो WTO कहाँ है? तो जिनेवा है, बिल्कुल आपका बी सही है। फिर आपका सिम क्या है? ILO, तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा है। ILO का भी मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा है। इसका यानी सी भी आपका क्या है? गलत सुमेलित है। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का समय
प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो आपका बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन 85 है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। कौन है? अनायमुडी है। इससे आप ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपका 2696 मीटर। 2696 मीटर। इससे आप ध्यान रखिएगा। अनायमुडी ये आपका अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नायमुडी आपका अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो तमिल को है, तेलुगु को है, लेकिन मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिए कि अभी आपका वर्तमान में भारत में यानी छः शास्त्रीय भाषा है। कौन? 6 आपका शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन है? याद रखिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। ये आपका 6 भाषा है जो आपका शास्त्रीय भाषा है। फिर सुनिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। इसे आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा ने उड़ीसी क्या कहते हैं? उड़िया कहते हैं। हालांकि क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित है? ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सासर फुटबॉल। ऑप्शन बी जो है, देखिए, फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और क्रिकेट का जन्मदाता भी इंग्लैंड को ही माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि शब्द मानसून को शब्द मौसम से लिया गया है। यानी कहाँ क्या है? क्वेश्चन कर रहा है शब्द मानसून को किस भाषा से लिया गया? सिंपल है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये आपका अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यानी वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, ध्यान रखें, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को। अब देखिए 29 जुलाई का किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो रहेगा हल्का ही, लेकिन आपको फंसा देंगे ई ऑप्शन में। इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ई होगा। तो आप ध्यान से बनाइएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। देखिए आसान क्वेश्चन ही आपका गलत हो सकता है। ठीक है, देखो जो आपका टफ क्वेश्चन होता है उसको तो समय देते हैं आप बनाने में, तो आपका गलती नहीं होता है। लेकिन आपका जो आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी आप टिक करते हैं, जल्दी बनाते हैं, उसी में आपका क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं आसान क्वेश्चन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो CPI का फुल फॉर्म होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन है कि पौधे की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधे की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। बी है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये तो आपका सी है। सी है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी आपका सही है। ये भी आपका सही है क्योंकि इसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। आपका ए भी सही है, बी भी आपका सही है और आपका सी भी सही है, यानी तीनों सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है इनमें से क्या शोषण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो है आपका शोषण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन है जो शोषण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? मेडुला ऑब्गेंडा। मेडुला ऑब्गेंडा ये आपका शोषण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है और जब उनमें से थोड़ा सा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी खटास कम हो गई है। तो जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ती है? ये आपका क्या होता है? बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन से है? ये आपका होता है 18वां वर्ग और शून्य समूह। ऑप्शन आपका बी और सी दोनों सही है। इसलिए आपका क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखे जाते हैं, केरोसिन तेल में उसे डुबाकर रखा जाता है क्योंकि आपका यानी सोडियम जो है वो आपका अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन 97 है कि निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका सोडियम भी होगा और पोटेशियम भी आपका सही है, इसीलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र में मौजूद होता है, ऑप्शन ए होगा अंडप, यानी फूल के केंद्र में क्या होता है? अंडप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में संचरित एक प्रकाश की किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ऑप्शन ए है वो सही, ऑप्शन 1 है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, ये आपका सही है। 2 है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये भी आपका सही है। 3rd है कि निर्गत कोण आपतित किरण के समांतर होती है, ये भी सही है। अब तीनों ध्यान रखिए, तीनों आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाना चाहिए, अब देखिए 1 भी सही है, ठीक, 2 भी सही है और आपका 3 भी सही है। अब बताइए आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर डी होना चाहिए या ई होना चाहिए? आप बताइए इसका आंसर डी होना चाहिए या ई होना चाहिए? अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है? 2 3 दिया है, ऑप्शन बी में 1 3 दिया है, ऑप्शन सी में 1 2 दिया है। अब देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए आपका कि ऑप्शन इसका ई होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए आपका नहीं ए ऑप्शन में तीनों दिया है, नहीं आपका बी ऑप्शन में तीनों दिया है और नहीं आपका सी ऑप्शन में तीनों दिया है। आपको लगता होगा इसका आंसर डी होना चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब बताइए भाई यहाँ किसी भी ऑप्शन में आपका क्या है? कहीं है? किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, 1 2 3 तीनों आपका नहीं दिया है। मेरे अनुसार इसका आंसर ई होना चाहिए और बीपीएससी में भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी आपका आंसर ई ही था। इसका आंसर डी नहीं दिया गया था, इसका आंसर ई दिया था, तो ऐसा क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन होगा। आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, बीपीएससी के अनुसार इसका आंसर ई होना चाहिए, लेकिन आपको लगता होगा इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए है कि विद्युत बैटरी का प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। बी है कि विद्युत हीटर का प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये आपका गलत है। देखिए विद्युत हीटर से विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, ये आपका क्या है? बी आपका गलत है। सी है कि विद्युत बल्ब का प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये आपका सी है। कौन सा गलत है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो कार्बन हो सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए कार्बन का 3 अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101 है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि बीजवाहिका। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है। अब देखिए आपका नाभिकीय संलयन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, नाभिकीय संलयन आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए सूर्य में क्या होता है? आपका हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं। ऑप्शन ए होगा कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। अब देखिए आपका लवण किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है कि मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो 54% प्लाज्मा होता है। आपका किसी भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है कि किण्वन निम्न में से किसका प्रकार है। किण्वन निम्न में से किसका प्रकार है? तो ये आपका है अवैवीय शोषण का प्रकार है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाते हैं, यानी द्रव में अशुद्धि मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आपको जगह नेलोन, देखिए नेलोन आपका ये एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, और आपका नेलोन और रियोन ये भी आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ए और बी इसका आंसर होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन के में अंतिम उत्पाद क्या होता है। क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ऑप्शन ए होगा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा C6H12O6 होता है। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 111 है कि दूध को मथने से क्रीम अलग किए हो जाने का क्या कारण है। आपका जगह ऑप्शन बी हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है। सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है? ऑप्शन ए होगा 1/3 भाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब कह रहा है यह मान लीजिए आपका फोकस है, ये आपका वक्ता केंद्र है। अब कह रहा है क्या कि छोटा होना चाहिए और आपका उल्टा भी होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए? उल्टा भी और छोटा भी होना चाहिए और वास्तविक भी होना चाहिए। आप देखिए यहाँ आप किसी वस्तु को रखिए, आपका इमेज यहाँ से आपका ऐसे होगा और आपका ऐसे, यानी आपका यहाँ बनेगा इमेज, ये आपका उल्टा भी हो जाएगा और उल्टा भी है और वस्तु से छोटा भी है और आपका वास्तविक भी है, यानी आपका क्या होगा? तो आप देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि ध्रुव और फोकस के मध्य, नहीं आपका बड़ा बन जाएगा तब पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ये तो आपका होगा नहीं। बी है फोकस पर, देखिए फोकस पर रहेगा आपका तो इनफ्रंट पर बनेंगे, बड़ा बन जाएगा, बी भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा कि वक्ता केंद्र से परे, यानी वक्ता केंद्र से दूर। ये देखिए आपका वक्ता केंद्र कहाँ है? यहाँ है, इससे दूर हम वस्तु रखे हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, वक्ता केंद्र से परे यानी दूर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फ़ारेनहाइट तापमापी 14 फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है तो सेल्सियस पर यह ताप कितना होगा। आपको हम कितना बार बता चुके हैं, देखिए सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट में रिलेशन आपको बता चुके थे। अब देखिए क्या होता है, याद रखिए आपका हो जाएगा C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। अब देखिए इसी को आप याद रखिए, बाकी की कोई भी फॉर्मूला है इसे मत याद रखिए। 5/9, 9/5 हमेशा आप कन्फ्यूज रहेंगे कि 9/5 था कि 5/9 था कि +32 था कि -32 था, आपको कभी याद रहेगा ही नहीं। अब ये देखिए आसान है, आपका ये याद करना आपको आसान है। क्या करिए C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32। अब देखिए हमें यहाँ पर किसका यूज है, तो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों बराबर है भाई, ये दोनों तो बराबर होगा। अब क्या करें, हम इस दोनों को यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा C/100 बराबर आपका आ जाएगा F-32/180 आ जाएंगे। अब देखिए आपको F का मान दिया है, रख दीजिए। देखिए आपका ये 0 0 कट जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ से आ जाएगा
10 बराबर एफ की जगह कितना है 14 है, तो 14 रखिए, 14 माइनस 32 बटे कितना था 18 आया था ना। ठीक, अब क्या कीजिए, अरे 14 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 32 को माइनस कीजिए। देखिए 16 दूनी 32 होता है, तो आपका आ जाएगा 16 दूनी 32 होता है, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 16 रहता था, 16 आंसर होता है, लेकिन 2 कम है तो आपका आ जाएगा 18। क्या आएगा 18 आएगा, क्या करें माइनस में 18 आएगा, आपका आ जाएगा सी बटे 10 बराबर माइनस 18 बटे 18, 18 कट गया, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका आ जाएगा सी बराबर माइनस 10 डिग्री सी बराबर माइनस 10 डिग्री सी आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ऑप्शन बी होगा। तो आप इस फार्मूला को याद रखिए, आप कभी ज़िंदगी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको गलती होगा, ऐसा क्वेश्चन आपका कभी गलती हो ही नहीं सकता है और आप भूल भी नहीं सकते हैं, तो इसको आप याद रखिए, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 115 है, क्वेश्चन है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है, ऑप्शन ए होगा गोलाकार, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है, क्वेश्चन है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस क्यों करते हैं। इसका कारण यह है कि काले रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा शोषी होते हैं, इसीलिए हम सर्दियों में काले रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कि गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं, यह बात नहीं है, आपका गलत है। आपका बी है कि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं, नहीं अवशोषित करता है, बी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। सी क्या है, सी कह रहा है कि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। डी है कि गहरे रंग के कपड़े बहुत ऊष्मारोधी व्यवहार करते हैं, ये भी आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा, ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्या होगा ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 117 है, क्वेश्चन आपका 117 है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है, यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होंगे। ऑप्शन ए होगा कि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है, क्वेश्चन आपका 118 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ये तो आपका नहीं है, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका है, आपका बी और सी तो आपको होगा ही, बी और सी आपका होगा ही, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कौन कौन है, तो जल वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक, ये सब क्या है, तो ये सबका ग्रीन हाउस गैस है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है, क्वेश्चन है कि किस में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा धारीदार पेशी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 120 है, क्वेश्चन है कि घंटियाँ धातु की बनी होती हैं क्योंकि वे प्रकृति में होती है, प्रकृति में क्या होती है, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा ध्वनिक होते हैं, क्योंकि धातु को जब पीटेगा तो आपको साउंड सुनाई देंगे ही, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। और देखिए आपका धातु क्या होता है, तो धातु आपका आघात वर्धनीय भी होते हैं, आघात वर्धनीय भी होते हैं, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 11 था, ध्यान दीजिए, ये आपका प्रैक्टिस नंबर 11 था, तो इसको आप बनाइए, ठीक है, और उसको आप बनाइए और टोटल आपका 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और उसके 120 क्वेश्चन बनाने के बाद आप टोटल आप काउंट कीजिएगा बिना निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, सीधे आप काउंट कीजिए आपको क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। तो आपको बताना है लास्ट में आपको कि कमेंट बॉक्स में कि कितना मार्क आपको आ रहे हैं, ठीक है, इस सेट में आपको कितने मार्क आ रहे हैं ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका कट ऑफ हम रखे हैं 75 प्लस, 75 मार्क आप लाते हैं तो आप जनरल से आपको आसानी से सेफ जोन में है, ठीक है। यदि इसमें आपका 75 प्लस नंबर आता है तो आप जनरल कैटेगरी से सेफ में हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।